हेलो एवरीवन, मेडिएक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी लेबर के बारे में और लेबर के मैंने अभी तक 3 पार्ट डाले हैं मेरे चैनल पे, तो आप देख सकते हैं। तो उसमें लेबर के डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किया था मैंने और लेबर की जो स्टेजेस होती हैं, लेबर के इवेंट्स जो होते हैं, लेबर के कोजेस, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। और इसके अलावा हमने बात की थी मैकेनिज्म ऑफ लेबर की। देन उसमें एक पार्ट रह गया था मैनेजमेंट का कि हम लेबर का जो मैनेजमेंट है वो कैसे करें। तो आज हम पार्ट 4 ए के अंदर हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में हम क्या मैनेजमेंट करते हैं लेबर का, तो वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेबर के पार्ट में हमने डिस्कस किया था, क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए थे, एक बार मैं शॉर्टली रिव्यू करा रहा हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे हमने नॉर्मल लेबर की डेफिनेशन पढ़ी थी, यूटोशिया के बारे में देखा था, एबनॉर्मल लेबर डिस्टोशिया के बारे में हमने यहाँ पे देखा था, और कोजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया था, लेबर पेन्स के बारे में डिस्कस किया था, स्टेजेस ऑफ लेबर के बारे में डिस्कस किया था, इवेंट्स के बारे में पढ़ा था, और देन उसके बाद में लास्ट वन हमने मैकेनिज्म ऑफ लेबर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम पार्ट 4 ए के अंदर हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ लेबर की, कि हम मैनेज कैसे करें लेबर को, जो है वो कैसे मैनेज किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में यहाँ पे मदर जो है वो बहुत ज़्यादा डरी हुई रहती है, तो इसलिए हमें मदर के जो डर है उसको क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए। मदर की चिंता जो है, एंजाइटी जो सिचुएशन है, उस एंजाइटिक सिचुएशन को दूर करना चाहिए मदर को। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का जो मैनेजमेंट है, इसमें सबसे पहला मैनेजमेंट आता है कि जो जिस सिचुएशन से मदर गुजर रही है उसको हमें कम करना चाहिए। तो ड्यूरेशन ऑफ फियर ऑफ डेंजर एंड एंजाइटी फॉर द मदर, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड अलाउ द पर्सन ऑफ मदर्स चॉइस। जो मदर चाहती है, मदर चाहती है कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करवाई जाए, मदर चाहती है कि इलेक्टिव हो, सिजेरियन सेक्शन, या फिर किसी तरीके से उसको पेन मैनेजमेंट के लिए हम क्या करें बता सकते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, मदर से पहले कंसेंट फॉर्म ले लेंगे कि मदर जो है वो क्या चाहती है। तो मदर जो चाहती है उसी तरीके की वहां पे जो है वो प्रोसीजर जो है वो करवाया जाए। अगर वो सिजेरियन सेक्शन के लिए कहती है कि हम मुझे तो सिजेरियन सेक्शन ही कराना है, मुझे तो डर लगता है नॉर्मल लेबर से, उसमें पेन होता है ही, तो बहुत सारी सिचुएशन रहती है मदर के दिमाग में। तो ऐसी सिचुएशन में हमें मदर से कंसेंट लेना चाहिए और कंसेंट लेकर के उसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट करके ही हमें मदर की जो चॉइस है उसको प्रेफरेंस देनी चाहिए। और मदर जो कह रही है उसी के ऊपर हमें क्या करना चाहिए, उस उसकी प्रोसीजर को परफॉर्म करना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये देखना है कि मदर को जो है हम रेस्ट प्रोवाइड करें, एम्बुलेट करके रखें मदर को। इफ मेम्ब्रेन इज इंटैक्ट, इंटैक्ट का मतलब अभी ओपन नहीं हुई है, ठीक है, एकदम कैसी है, पैक पैक है। जो बैक ऑफ मेम्ब्रेन है वो कैसा है, पैक है। तो बैक ऑफ मेम्ब्रेन पैक है, इसका मतलब मेम्ब्रेन कैसी है, इंटैक्ट है। जो बैग ऑफ मेम्ब्रेन है वो क्या है, इंटैक्ट है, यानी कि रप्चर नहीं हुई है। ठीक है, तो रप्चर नहीं हुई है, ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, रेस्ट और एम्बुलेशन प्रोवाइड करना चाहिए। उसके अलावा जो है हमें स्लीप पैटर्न पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। मदर के स्लीप पैटर्न पे कैसे ध्यान दिया जाए, कि मदर को एनकरेज करेंगे कि आपको 16 to 18 आवर्स तक जो है अप्रोक्सीमेटली स्लीपिंग लेनी ही लेनी है। ठीक है, कोई डिस्टरबेंस वहां पे मदर को नहीं होने देना है। ठीक है, देन उसके बाद में ब्लैडर एंड बोवल केयर में क्या करेंगे, ब्लैडर एंड बोवल केयर को क्या करेंगे, वहां पे प्रॉपरली केयर करेंगे, और ब्लैडर को भी कैसा रखेंगे, एम्प्टी रखेंगे, और बोवल को भी कैसा रखेंगे, एम्प्टी रखेंगे। देन उसके बाद में हम बात करें डाइट की, तो डाइट में जो है मदर को कैसी डाइट देनी चाहिए, मदर को हम क्या प्रोवाइड करेंगे, लिक्विड डाइट प्रोवाइड करेंगे। और लास्ट वन इसमें आता है पार्टोग्राफ। ये पार्टोग्राफ मैनेजमेंट भी हम यहाँ पे करेंगे। तो इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे इस मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
यहाँ पे हम बात करें पार्टोग्राफ की, तो पार्टोग्राफ क्या है? पार्टोग्राफ एक ग्राफिकल रिकॉर्डिंग है। इस ग्राफिकल रिकॉर्डिंग ये ग्राफिकल रिकॉर्डिंग कब करते हैं? ये ग्राफिकल रिकॉर्डिंग लेबर के दौरान की जाती है। तो प्रोग्रेस ऑफ लेबर, यानी कि लेबर कौन से लेवल पे है, कितना प्रोग्रेस कर रहा है, उस प्रोग्रेस ऑफ लेबर को चेक करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं? पार्टोग्राफ मेजरमेंट करते हैं। पार्टोग्राफ मेजरमेंट को फ्राइडमैन ने 1954 में बताया था, और इसमें जो है कुछ पैरामीटर्स के बारे में हम यहाँ पे मेंशन करते हैं उस ग्राफिकल रिकॉर्डिंग के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पैरामीटर आता है वो आता है मदर्स वाइटल साइन। मदर्स वाइटल साइन में हम ये चेक करते हैं कि जो पल्स रेट है, मदर की जो पल्स रेट है वो हमें कितनी मिनट में हमें चेक करनी चाहिए। तो हमें जो एवरी 30 मिनट के अंदर हमें क्या करना चाहिए? मदर की पल्स रेट हमें चेक करनी चाहिए और उस पार्टोग्राफ के अंदर मेंशन करना चाहिए। देन उसके बाद में हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। तो ब्लड प्रेशर हमें 4 आवरली चेक करना चाहिए। टेम्परेचर जो है मदर का वो हमें 2 आवरली चेक करना चाहिए। फीटल हार्ट रेट, जो बच्चे की जो हार्ट रेट है वो हमें हर 30 मिनट के अंतराल से हमें क्या करनी चाहिए? चेक करनी चाहिए। उसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की। तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो मदर के अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट में 3 यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आने चाहिए। तो ये 10 मिनट में जो 3 यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आते हैं ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस हैं। अगर मदर के कॉन्ट्रैक्शन कम है या ज़्यादा है वो यहाँ पे हमें पार्टोग्राफ में मेंशन करना चाहिए। उसके अलावा अगर कॉन्ट्रैक्शन कम आ रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में हमने अगर ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन किया है और कितना किया है, कितनी डोज में किया है, अगर ऐसा किया है तो हमें यहाँ पे मेंशन करना चाहिए। उसके बाद में मदर वाइटल साइन के बाद में आता है सर्वाइकल स्टडी। सर्वाइकल स्टडी को यहाँ पे जो है डॉक्टर आर.एच. फिल पॉटर ने 1972 के अंदर ऐड किया था, और सबसे पहले तो फ्राइडमैन ने किया था 1954 में। तो उसमें सर्वाइकल स्टडी मेंशन नहीं थी, लेकिन जैसे ही इसकी बार बार रिसर्च होती गई तो उस 1972 में डॉक्टर आर.एच. फिल पॉटर ने इस सर्विकोग्राफ को ऐड कर दिया पार्टोग्राफ के अंदर। तो इसमें क्या क्या ऐड किया गया है? इसमें जो सर्वाइकल इफेसमेंट है और सर्वाइकल डायलिटेशन है ये यहाँ पे मेंशन की गई है। आप लेबर के वीडियो में जाकर के देखोगे तो वहां पे आपको आसानी से सर्वाइकल इफेसमेंट और सर्वाइकल डायलिटेशन समझ में आएगा। आप आराम से आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे सर्वाइकल इफेसमेंट और सर्वाइकल डायलिटेशन की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सर्वाइकल इफेसमेंट और सर्वाइकल डायलिटेशन का जो पैरामीटर है ये सर्विकोग्राफ कहलाता है। ये सर्विकोग्राफ डॉक्टर आर.एच. फिल पॉटर ने 1972 में सर्वाइकल स्टडी के रूप में प्रोग्रेस ऑफ लेबर को जांचने के लिए पार्टोग्राफ में ऐड किया। ठीक है, यहाँ पे उसके अलावा जो पैरामीटर है वो है स्टेटस ऑफ एमनियोटिक मेम्ब्रेन। जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है वो एमनियोटिक मेम्ब्रेन के स्टेटस को भी यहाँ पे देखा जाता है। तो उस जो पैटर्न रहता है एमनियोटिक मेम्ब्रेन के स्टेटस का तो वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे जो सिंबल्स हैं आई है, ठीक है, आर है, सी है, ये अलग अलग यहाँ पे इनकी इंडिकेशंस रहती हैं। क्या इंडिकेशंस रहती हैं? आई का मतलब है इंटैक्ट मेम्ब्रेन। इंटैक्ट मेम्ब्रेन का मतलब यहाँ पे मेम्ब्रेन जो है वो अभी रप्चर नहीं हुई है। तो अगर रप्चर नहीं हुई है तो हम पार्टोग्राफ में क्या मेंशन करेंगे? आई मेंशन करेंगे। एमनियोटिक वाले जो बॉक्स है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन स्टेटस का जो बॉक्स है उस बॉक्स के अंदर हम क्या करेंगे? आई मेंशन करेंगे। इसका जो पार्टोग्राफ का जो एक्चुअल पार्टोग्राफ जो किस तरीके का दिखाई देता है उसका एनिमेटेड वीडियो हम देखेंगे। तो अभी हम यहाँ पे नॉर्मली मैनेजमेंट में डिस्कस कर रहे हैं तो उसी पैटर्न के अनुसार ही मैंने यहाँ पे नोट्स को प्रिपेयर किया है। ठीक है, देन अगर वो ही एमनियोटिक जो मेम्ब्रेन है अगर वो रप्चर रहती है तो हम उसको आर से डिनोट करेंगे। अगर वहां पे हमें क्लियर एमनियोटिक फ्लूइड दिखाई दे रहा है तो हम वहां पे उसको सी से जो है डिनोट करेंगे। और अगर हमें मैकोनियम स्टेन दिखाई दे रहा है तो हम वहां पे एम से डिनोट करेंगे। तो इस तरीके से पार्टोग्राफ का मेजरमेंट जो है वो इन पैरामीटर्स के अंदर जो है वो रहता है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ अ स्टेज ऑफ लेबर।
सबसे पहले क्या होता है, जब हम मैनेजमेंट कर रहे होते हैं लेबर के दौरान, तो सबसे पहले हमें लेबर वार्ड के अंदर एडमिट करना होता है। जो विमन है जो जिसकी डिलीवरी होनी है, तो उस विमन को क्या कराएंगे, वहां पे एडमिट कराएंगे। तो सबसे पहले रहता है एडमिशन प्रोसीजर। तो एडमिशन टू द लेबर वार्ड, लेबर वार्ड के अंदर हम क्या करेंगे, मदर को एडमिट करेंगे। द एडमिशन प्रोसेस ऑफ द विमेन varies from hospital, but in general it includes the following steps। अलग अलग हॉस्पिटल्स में हो सकता है कि जो प्रेग्नेंट वीमेंस हैं उनका एडमिशन प्रोसीजर जो है वो अलग अलग हो, लेकिन ये स्टेप्स जो मैं बताने जा रहा हूँ ये नॉर्मल है और ये सभी हॉस्पिटल्स में आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है चेंजिंग फ्रॉम सिविल ड्रेस टू हॉस्पिटल गाउन और क्लॉथिंग। मदर जो है, मदर की जो सिविल ड्रेस है उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे, और जो भी हॉस्पिटल गाउन है, क्लोथिंग है, उसको क्या करेंगे, मदर को पहनने के लिए प्रोवाइड करेंगे। देन उसके बाद में सेकंड थिंग हम क्या करेंगे, हैंडलिंग ओवर हर पर्सनल बिलोंगिंग्स। जो भी उसके मदर के जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, जो भी ऑर्नामेंट्स वगैरह हैं, वो उनकी फैमिली को क्या करना है, हमें हैंड ओवर करना है। देन उसके बाद में थर्ड, पुटिंग अप आइडेंटिफिकेशन बैंड। जो भी आइडेंटिफिकेशन बैंड है अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल रूल्स, हॉस्पिटल नॉर्म्स, तो उसके अकॉर्डिंग हमें आइडेंटिफिकेशन बैंड जो है वो पुट करना है। अलॉटिंग हर बेड, और मदर को जो है बेड भी अलॉट करना है। उसके बाद में कैरिंग आउट द एडमिशन ऑर्डर। जो भी एडमिशन ऑर्डर है उनको क्या करना है, हमें फॉलो करना है। उसके बाद में आता है पॉइंट, रिकॉर्डिंग द इवैल्यूएशन ऑन वेरियस फॉर्म्स, बेड साइड शीट्स एंड द रजिस्टर्स इन द लेबर वार्ड। जो भी लेबर वार्ड के जो भी डॉक्यूमेंटेशन का वर्क है वो भी प्रॉपरली रिकॉर्डेड होना चाहिए। ये सारा सब कुछ यहाँ पे मेंशन करना है। देन उसके बाद में आता है एडमिशन ऑर्डर्स एंड द प्रोसीजर्स टू बी डन फॉर ए विमन इन लेबर रूम इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनिमा, पेरिनियल शेव, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनिमा, पेरिनियल शेव, फ्लूइड सप्लाई, एम्बुलेशन, मेडिकेशन, फीटल एंड मैटरनल टू डिटेक्ट देयर वेलबींग। यहाँ पे जब हम एडमिशन करते हैं मदर का, तो जब वो एडमिट हो चुकी होती है तो उस समय हमें डॉक्टर के जो रूल्स हैं, डॉक्टर का जो प्रेस्क्रिप्शंस हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे प्रोसीजर को परफॉर्म करना होता है। वहाँ पे हमें जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं वो हमें फॉलो करने होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे लेबर रूम के अंदर विमन को अगर एडमिनिस्ट्रेशन की गई है, अगर एनिमा एडमिनिस्ट्रेशन की गई है, तो हमें यहाँ पे मदर को जो है वो एनिमा प्रोवाइड करना है, एनिमा लगाना है। उसके अलावा पेरिनियल शेव जो है हमें यहाँ पे मदर की करनी है। उसके अलावा फ्लूइड सप्लाई, फ्लूइड सप्लाई अगर मदर में जो है वो फ्लूइड की कमी है, तो ऐसी सिचुएशन में फ्लूइड सप्लाई करना जरूरी है। उसके अलावा एम्बुलेशन, अगर प्रॉपर मैनर में अगर हमें दिख रहा है कि मदर को जो है वॉक कराने की नीड है, तो हमें जो है मदर के साथ जाकर के मदर को वॉक कराना चाहिए। अगर वॉक कराने की नीड नहीं है और अगर मेम्ब्रेन जो है प्रॉपरली रप्चर हो चुकी है, तो ऐसे सिचुएशन में मदर को एम्बुलेशन में नहीं लाना चाहिए, एम्बुलेट नहीं कराना चाहिए। देन उसके बाद में हम बात करें मेडिकेशंस की, तो मेडिकेशंस जो है अगर दी गई हैं, कुछ मेडिकेशन दी जाती हैं, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो वो मेडिकेशंस अगर दी गई हैं डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे हमें मेडिकेशंस जो है वो मदर को प्रोवाइड करनी है। उसके अलावा फीटल एंड मैटरनल टू डिटेक्ट देयर वेलबींग, ये हम क्यों करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि हमें मदर और मदर के गर्भ में पल रहा जो बच्चा है उसको हम क्या कर सकें, ठीक कर सकें। अगर किसी प्रॉब्लम्स कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए, उस कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए हमें ये सब जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स करने पड़ते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी हम और फर्दर कुछ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में कुछ टेस्ट परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, मदर से रिलेटेड, फीटल से रिलेटेड। उसके अलावा प्रॉपर मॉनिटरिंग हमें यहाँ पे करनी है, प्रॉपर वाइटल साइंस हमें यहाँ पे लेने हैं। तो उससे क्या होगा, इससे ये होगा कि प्रॉपर वेल बीइंग का पता चलेगा कि मदर जो है वो प्रॉपर वेल है या फिर वेल नहीं है। ठीक है, उसके अलावा फीटस की वेल बीइंग का भी हमें वहां पे पता चल जाएगा कि फीटस जो है वो वेल है या नहीं है। देन उसके बाद में हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि एनिमा अगर हम देते हैं तो एनिमा में हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या क्या किस तरीके का एनिमा यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है।
तो सबसे पहले आता है एनिमा। Enema is administered to stimulate the uterine contraction and to ensure a clean field without fecal contamination at the time of delivery। हमें पता है कि जब भी डिलीवरी होती है तो बॉवल वगैरह जो है वो ऑलरेडी जो है वो फिल्ड रहती है, तो फिल्ड रहने की वजह से हमें क्या करना पड़ता है, उसको एम्प्टी करना पड़ता है, और एम्प्टी करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, एनिमा देना पड़ेगा। तो एनिमा अगर हम देते हैं तो उससे क्या होगा, ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को भी स्टिमुलेट करेगा और जो भी फीकल मटेरियल है, फीकल कंटेंट है, उसको क्या करेगा, क्लीन आउट करेगा, बाहर निकालेगा। ठीक है। Besides, the emptied bowels eliminate a possible deterrent to accurate and comfortable rectal और vaginal examination। ये हम इसलिए दे रहे हैं कि वो प्रॉपरली जो बॉवल है वो कैसी हो जाए, एम्प्टी हो जाए, और जिससे कि हम एक्यूरेट जो है एग्जामिनेशन हम कर सकें, हमें कंफर्टेबल हो। और किसके लिए कंफर्टेबल हो, मेनली रेक्टल और वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए स्मॉल लो वॉल्यूम डिस्पोजेबल एनिमा। यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, मोस्टली डॉक्टर्स जो है रिकमेंड करते हैं कि स्मॉल लो वॉल्यूम डिस्पोजेबल एनिमा ही लगाया जाए, जो कि प्रॉपरली क्या कर सके, जो भी बॉवल है, जो फिल्ड बॉवल है, उसको क्या कर सके, एम्प्टी कर सके, जिससे कि हम इनर एग्जामिनेशन आसानी से हो जाए। अब इनर एग्जामिनेशन आसानी से हो जाएंगे तो बेबी का जो भी नॉर्मल एग्जामिनेशन है जो हम करना चाह रहे हैं वो आसानी से हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, द एम्प्टिंग ऑफ बॉवल्स बाय एनिमा एडमिनिस्ट्रेशन इन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन सर्टेन केसेस। जब हम बॉवल को एम्प्टी करते हैं तो एनिमा एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, तो हमें ये कब नहीं करना चाहिए, एनिमा एडमिनिस्ट्रेशन कब नहीं करना चाहिए, वो हम यहाँ पे देखते हैं, वो पॉइंट्स भी डिस्कस करना जरूरी है। तो देखिए, जब भी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जब रैपिड प्रोग्रेस पे हो, बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें जो है एनिमा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए। When the सेकेंड पॉइंट देखो, when the membranes have been ruptured, अगर मेम्ब्रेन्स जो है वो कैसी हो चुकी हैं, मेम्ब्रेन्स रप्चर हो चुकी हैं, तो ऐसे सिचुएशन में भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, एनिमा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए। इट में गिव राइज टू इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन, ये इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शंस को बढ़ा सकता है। थर्ड पॉइंट आता है हाई प्रेजेंटिंग पार्ट। अगर हाई प्रेजेंटिंग पार्ट है तो ऐसे सिचुएशन में भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे सिचुएशन में भी एनिमा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए। ये जो हाई प्रेजेंटिंग पार्ट, लो प्रेजेंटिंग पार्ट, ये मैंने जो है ऑब्स्टेटिकल टर्मिनोलॉजी के टॉपिक में डिस्कस किया था, तो वहां पे आप उस वीडियो को जब देखेंगे तब उसको में आपको समझ में आएगा कि नॉर्मल प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है, हाई प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है, लो प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है। ठीक है, देन उसके बाद में डिस्कस करते हैं यहाँ पे फोर्थ पॉइंट, इन कॉम्प्लिकेटेड केस ऑफ इंट्रायूट्राइन ब्लीडिंग। अगर इंट्रायूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है या फिर प्री मैच्योर लेबर है, कैसा लेबर है, प्री मैच्योर लेबर है, या फिर सीवियर प्री एक्लेम्शिया की केस है। कैसा कैसा केस बताया मैंने, इंट्रायूट्राइन ब्लीडिंग, प्री मैच्योर लेबर और सीवियर प्री एक्लेम्शिया। इन तीनों के केस में भी हमें बॉवल को एम्प्टी करने के लिए क्या नहीं देना चाहिए, एनिमा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग जो है, अगर इंट्रायूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है, यूट्रस के अंदर ऑलरेडी ब्लीडिंग हो रही है, तो हमें तुरंत जो है हमें वहां पे क्या करना पड़ेगा, फास्ट मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और हो सकता है कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल ना हो, तो हमें ये भी हो सकता है कि वहां पे सिजेरियन सेक्शन ही करना पड़े। प्रीमेच्योर लेबर है तो ऐसी सिचुएशन में भी नॉर्मल डिलीवरी जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाती है, तो वहां पे भी सीवियर केस बनता है, तो वहां पे भी हमें सिजेरियन सेक्शन अर्ली मैनेज करना पड़ेगा। उसके अलावा सीवियर प्री एक्लेम्शिया के केस में भी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिजेरियन सेक्शन ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एनिमा के बाद में, हम बात करते हैं यहाँ पे पेरिनियल शेव। पेरिनियल हेयर हार्बर ऑर्गेनिज्म एंड में इन्फेक्ट द विमेन्स वल्वा। यहाँ पे जो भी पेरिनियल हेयर होते हैं वो हो सकता है कि विमेन्स की वल्वा को इन्फेक्ट कर सके ड्यूरिंग लेबर के दौरान, तो इसलिए पेरिनियल शेव करना जरूरी है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी प्राइवेट पार्ट्स है उनको प्रिपेयर करना चाहिए, शेव करना चाहिए। Prepare and shave the perineal area including mons pubis, vulva and anal region।
तो यहाँ पे कहाँ कहाँ शेव करना चाहिए, मॉन्स प्यूबिस, वल्वा और एनल रीजन पे हमें क्या करना चाहिए, शेव करनी चाहिए। उस वो क्यों करनी चाहिए, जिससे कि टू फैसिलिटेट जर्म फ्री प्रोसेस ऑफ डिलीवरी, जो कि किसको बढ़ावा देती है, फैसिलिटेट जर्म फ्री प्रोसेस ऑफ डिलीवरी को। देन सेकेंड पॉइंट देखिए यहाँ पे, द डिसीजन अबाउट शेविंग द पेरिनियम में बी टेकन एज पर प्रैक्टिस, ये एज ए पर प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग जो है वो एस्टेब्लिश करनी चाहिए। ठीक है, जो भी इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे डिसीजन लेना चाहिए। उसके अलावा देर आर प्रैक्टिशनर्स टुडे हु बिलीव इन नो प्रिपरेशन, कई प्रैक्टिशनर जो है वो उसको कई बिलीव नहीं करते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे पेरिनियल शेव की जाए। ठीक है, बट स्पेशली इफ डिलीवर ओवर एन इंटैक्ट पेरिनियम इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो कई जो है वहाँ पे ये करते हैं कि वहाँ पे जो स्पेशली जब डिलीवरी होती है तो उस समय क्या करते हैं, पेरिनियम को इंटैक्ट रखते हैं। इंटैक्ट मतलब यहाँ पे एक ओपन रखने से है, ओपन रखते हैं। वाइल अदर बिलीविंग इन हैविंग हेयरलेस एरिया, कुछ चाहते हैं कि वहाँ पे जो है हेयरलेस एरिया हो, जिससे कि हम आसानी से इन्फेक्शन फ्री डिलीवरी जो है वो वहाँ पे करवा सकें। और ये तो नॉर्मल सी बात भी है कि अगर वहाँ कोई भी प्रोसीजर है तो अगर वो क्लीन करके ही प्रॉपर स्टेराइल टेक्निक से किया जाए तो बेटर रहता है। तो उससे फ्री जो वो फैसिलिटेट करती है जर्म फ्री प्रोसेस डिलीवरी को या कोई भी प्रोसीजर को, तो ये जरूरी होता है कि उस एरिया को क्या किया जाए, क्लीन एंड नीट किया जाए। देन उसके बाद में हम बात करते हैं इसके न्यूट्रिशन की, कि न्यूट्रिशन कैसा प्रोवाइड किया जाना चाहिए मदर को। तो यहाँ पे देखिए न्यूट्रिशन की बात करें तो विमन जो है अगर लेबर प्रोसेस के अंदर है तो उसमें जो है प्रेफरेबल हमें क्या देना चाहिए, फ्लूइड देना चाहिए, फ्लूइड थेरेपी देनी चाहिए। उसके बाद में हमें कैसा जो है डाइट देना चाहिए, हमें सॉलिड डाइट जो है मदर को देना चाहिए। स्पेशली वंस द लेबर हैज बीन एस्टेब्लिश, जब तक एस्टेब्लिश्ड नहीं हो जाता है। ठीक है, जब तक, कहने का मतलब ये है कि एक बार हमें पता लग गया कि लेबर प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है और फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट हो चुकी है, तो उस समय हमें अगर मदर को नीड है फ्लूइड वगैरह की तो हमें पहले फ्लूइड देना है, उसके बाद में ही मदर को क्या देना है, सॉलिड प्रोवाइड करना है। Nausea, breathlessness and pain due to progressive labor interfere in normal eating or drinking। ये भी है कि अगर मदर को नोजिया है, ब्रीथलेसनेस है, पेन हो रहा है, तो प्रोग्रेसिव लेबर में होता क्या है कि मदर जो है वो बहुत ज़्यादा एंजाइटिक फील करती है। तो ऐसी सिचुएशन में मदर को नोजिया भी हो सकता है, ब्रीथलेसनेस भी हो सकती है, पेन भी बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो नॉर्मल ईटिंग ड्रिंकिंग है वो क्या करती है, इरिटेट करती है मदर को, इंटरफेयर करती है उस प्रोसेस को होने में। तो उस समय हमें यहाँ पे फ्लूइड और सॉलिड को नहीं देना चाहिए मदर को, तो यहाँ पे देयर बाय रेड्यूसिंग हर इंटेक्ट, उसको खाने से और पीने से रोकना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की, तो एनकरेज हर टू टेक कार्बोहाइड्रेट, मदर को एनकरेज करना चाहिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी है और लो फैटी फूड खाने हैं जिसमें फैट की मात्रा क्या हो, बहुत ज़्यादा कम हो। एंड एनर्जी रिच ड्रिंक्स आप ले सकते हैं। एनर्जी रिच ड्रिंक्स जो है जैसे कि टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, फ्रूट जूस हो गया, ये हम मदर को दे सकते हैं। उसके अलावा हम बात करें यहाँ पे, डू नॉट अलाउ हर टू टेक एक्सेसिव लिक्विड, मदर को कहना है कि भाई आपको ज़्यादा लिक्विड जो है वो नहीं लेना है। ठीक है, तो अगर आपको फियर है, आपको आपका जी मिचलाता है, ठीक है, नोजिया की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसी सिचुएशन में मदर को कहना है कि वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड जो है वो यहाँ पे नहीं लेना है, आपको बहुत कम अमाउंट के अंदर ही क्या लेना है, फ्लूइड लेना है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की, तो सम विमेन वांट्स टू मॉइस्चन देयर लिप्स, ड्राई माउथ एंड पर्स थ्रॉट, कि कुछ विमेन जो होती हैं, कुछ लेडीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, चाहती हैं कि उनके जो लिप्स हैं वो कैसे रहें, एकदम मॉइस्चन रहें। ठीक है, और मुंह जो है वो कैसा रहे, ड्राई रहे और पर्स थ्रॉट रहे। तो ऐसी सिचुएशन में जो है क्या करना चाहिए, मदर को हल्का हल्का फ्लूइड जो है वो देना चाहिए। एट दिस स्टेज द लिटिल अमाउंट ऑफ लिक्विड शुड बी एडमिनिस्टर्ड, ऐसे में क्या कर सकते हैं, थोड़ा अमाउंट जो है वो लिक्विड का दे सकते हैं। फ्लूइड आर रेस्ट्रिक्टेड वंस जनरल एनेस्थीसिया,
फ्लूइड हमें कब रोक देना चाहिए? हमें तब नहीं देना चाहिए जब हम जो अगर डॉक्टर ने जनरल इनहेलेशन एनेस्थीसिया अगर मदर को दिया है तो ऐसी सिचुएशन में हमें फ्लूइड को नहीं देना चाहिए। और ये एनेस्थीसिया कब यूज करते हैं? ये ऑपरेटिव प्रोसीजर्स के अंदर हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। जैसे कि इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन का केस है, तो ऐसी सिचुएशन में ऑपरेटिव प्रोसीजर के दौरान जो लगाया जाने वाला जो एनेस्थीसिया है, जनरल इनहेलेशन एनेस्थीसिया, ऐसी सिचुएशन में हमें फ्लूइड जो है वो नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। यहां पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ड्रिंकिंग में इंक्रीज द रिस्क ऑफ रिगर्जिटेशन। अगर एक्सेसिव ड्रिंकिंग करती है मदर, अगर फ्लूइड वगैरह ज़्यादा लेती है, तो ऐसी सिचुएशन में मदर को रिस्क रहती है, बहुत ज़्यादा रिस्क रहती है किसकी? रीगर्जिटेशन की। रीगर्जिटेशन में क्या होता है? जो भी फ्लूइड वगैरह लिया है मदर ने, वो क्या करता है? वापस बैकवर्ड मूवमेंट करता है कार्डियक स्फिंक्टर से, तो रीगर्जिटेट कर सकता है। जो स्टमक कंटेंट है वो भी रीगर्जिटेट कर सकते हैं, तो हो सकता है कि मदर की सांस नली में चली जाए। ठीक है, तो बहुत सारी सिचुएशन हमें यहाँ पे देखनी पड़ती है। तो एक्सेसिव ड्रिंकिंग भी जो है वो नुकसानदायक है। एंड एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, तो रिगर्जिटेशन से होगा क्या? रिगर्जिटेशन से ये होगा कि जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो एस्पिरेट कर जाएगी मदर, जो भी स्टमक से गैस्ट्रिक कंटेंट आ रहे हैं वो मदर क्या कर जाएगी? एस्पिरेट कर जाएगी। एस्पिरेट कर जाएगी तो सांस नली में चला जाएगा, और हो सकता है कि एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए। हो सकता है क्या आ जाए? एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए। देन उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की, इन द स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, अगर मदर जो है वो कैसी सिचुएशन में है? मदर अनकॉन्शियस सिचुएशन में है, तो ऐसी सिचुएशन में जो कार्डियक स्फिंक्टर होता है वो कैसा रहता है? लूज रहता है, लूज रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में स्टमक कंटेंट बार बार क्या होते हैं? रीगर्जिटेट होते हैं, अपर ऊपर की तरफ आने की कोशिश करते हैं, फेरिंक्स की तरफ आने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन जो है वो मोस्टली एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके लिए इंट्यूबेशन के टाइम पे भी ट्रबलिंग रहती है। इंट्यूबेशन के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा डेंजर सिचुएशन बन जाती है। कई बार जब मदर रिगर्जिटेट करती है तो ऐसी सिचुएशन में जो स्टमक कंटेंट है वो जो है विंड पाइप के अंदर चला जाता है। इफ द विमन, ऐसी सिचुएशन में हैज बिन फास्टिंग, हमें क्या रखना चाहिए? मदर को फास्टिंग सिचुएशन में रखना चाहिए, एकदम एम्प्टीड स्टमक में रखना चाहिए। इफ एस्पिरेटेड कैन कोज केमिकल न्यूमोनाइटिस, अगर मदर फिर भी उस गैस्ट्रिक कंटेंट को, उस गैस्ट्रिक जूस को या जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है उसको अगर क्या कर जाती है? उसी समय क्या कर जाती हैं? अगर रिगर्जिटेट कर जाती है तो ऐसी सिचुएशन में उसमें एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है और केमिकल न्यूमोनाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। केमिकल न्यूमोनाइटिस कब होगा? जब मदर फास्टिंग सिचुएशन में रहेगी, और फास्टिंग सिचुएशन में रहेगी तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक गैस्ट्रिक जूस बनेगा, और स्टमक में जब स्ट्रॉन्ग एसिडिक गैस्ट्रिक जूस बनेगा और मदर ने रिगर्जिटेट, मदर के स्फिंक्टर लूज हैं, तो उस समय अगर रिगर्जिटेट हुआ तो रिगर्जिटेट होने के साथ साथ अगर उसने गैस्ट्रिक जूस को एस्पिरेट कर लिया तो ऐसी सिचुएशन में केमिकल न्यूमोनाइटिस होने के चांसेस रहेंगे, और इसी केमिकल न्यूमोनाइटिस को हम कहते हैं मेंडेल्सन सिंड्रोम। ठीक है, तो इसके प्रिवेंशन के लिए भी हम यहाँ पे बात करेंगे कि इसके प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए, मदर को कौन सी ड्रग्स प्रोवाइड करनी चाहिए, वो भी हम बात करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। इन केस ऑफ इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन, अगर इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन का केस है, प्री प्लान्ड सिजेरियन सेक्शन का केस है, तो ऐसे सिचुएशन में जो प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट है जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो ये करना चाहिए कि मेंडेल्सन सिंड्रोम को बचाने के लिए यहाँ पे क्या करना चाहिए? जो डॉक्टर मोस्टली रिकमेंड करते हैं कि यहाँ पे जो है 2 डोज जो है ऑरल रैनिटिडीन की देनी चाहिए 150 mg 8 आवर्स अपार्ट। 8-8 घंटे के अंतराल से हमें जो है वो 150 mg की रैनिटिडीन ऑरली मदर को प्रोवाइड करनी चाहिए। मोस्टली 2 डोज तो देनी चाहिए। सोडियम सिट्रेट जो है वो यहाँ पे 30 ml बिफोर शिफ्टिंग द वीमेंस टू द ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से पहले 30 ml जो है वो सोडियम सिट्रेट जो है वो देना चाहिए। आरएल की बोतल जो है वो उसमें 30 ml तो मोस्टली देना ही चाहिए। These drugs suppress the secretion of HCl, ये ड्रग्स क्या करेंगी? अच्छा, एक ड्रग और आती है, एक ड्रग आती है MCP मेटोक्लोप्रामाइड, ये भी जो है हम क्या करते हैं? मदर को प्रोवाइड कर सकते हैं।
ठीक है, मेंडेलसन सिंड्रोम से बचाने के लिए। ठीक है, तो ये ड्रग्स क्या करेंगी, जो भी HCl के सिक्रीशंस हो रहे हैं पैराइटल सेल्स से उसको क्या करेगी, सप्रेस कर देगी। देन उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे पेरेंट्रल इन्फ्यूजन की। किसकी बात करें यहाँ पे, पेरेंट्रल इन्फ्यूजन की। पेरेंट्रल इन्फ्यूजन में यहाँ पे यानी कि आईवी इन्फ्यूजन की बात हो रही है, जो इंट्राविनसली हमें यहाँ पे क्या करना है, चढ़ाना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी इन्फ्यूजन या पेरेंट्रल इन्फ्यूजन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी इन्फ्यूजन में हम यहाँ पे मदर को जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। न्यूट्रिशन प्रोवाइड कैसे करेंगे, एसेंशियल टू मेंटेन द न्यूट्रिशन ऑफ द वीमेन। यहाँ पे हम जो मदर है उस मदर को क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे वाया आईवी इन्फ्यूजन, इंट्राविनस इन्फ्यूजन के द्वारा। इट सर्व्स एज ए लाइफ लाइन फॉर द फ्लूइड। ये मदर के लिए जो है वो एक लाइफ लाइन का काम करता है ये फ्लूइड। इसमें कुछ मेडिकेशंस होती हैं और हो सकता है कि ब्लड भी हो। और ब्लड कब यूज कर सकते हैं, जब कोई ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी आ जाए, ऐसी सिचुएशन में ब्लड भी यूज कर सकते हैं। वो भी हम इंट्राविनसली मदर को चढ़ा सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। उसके बाद में आता है ड्यूरिंग लेबर। लेबर के दौरान क्या करना चाहिए, तो ड्यूरिंग लेबर यूटेराइन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट विगोरसली। हमें पता है कि लेबर के दौरान जो है वो यूटेराइन मसल जो है वो बहुत ज़्यादा विगोरसली कॉन्ट्रैक्शन में रहती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एनर्जी अपटेक बढ़ जाता है, एनर्जी डिमांड बढ़ जाती है। तो उस समय बैलेंस, जो न्यूट्रिशन बैलेंस है वो हमें करना चाहिए, लिक्विड बैलेंस जो है वो हमें करना चाहिए। The excessive demand of the glucose on a part of the muscles is the completely by metabolization of protein and fat stored in the body। हम यहाँ पे जो है देखते हैं कि मोस्टली जो है वो मसल्स जो है वो क्या हो जाती हैं, मोस्टली विगोरसली कॉन्ट्रैक्शन में रहती हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन में रहेगी तो उससे होगा क्या, ग्लूकोज की नीड जो है वो ज़्यादा रहेगी मसल्स को। और ग्लूकोज की नीड ज़्यादा रहेगी तो ऐसी सिचुएशन में कई बार एक्सेसिव मेटाबोलाइजेशन के प्रोसेस में प्रोटीन और फैट भी क्या होने लग जाती है, जो स्टोर हो चुकी थी, जो स्टोर वहां पे थी, ऐसी सिचुएशन में वो भी टूटने लग जाती है। टूट के ग्लिपोलाइसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में फैट और प्रोटीन भी क्या होने लग जाती है, टूटने लग जाती है और ग्लूकोज की डिमांड को क्या करती है, फुलफिल करती है। देन उसके बाद में हम बात करें यहाँ पे कि यूटेराइन मसल जो है वो द यूटेराइन मसल्स अंडरगो इनर्शिया इफ देयर इज इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ग्लूकोज इन इट। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि फैट और प्रोटीन जो है वो टूट करके यहाँ पे क्या करेगी, उसकी ग्लूकोज की नीड को क्या करेगी, सप्लाई को क्या करेगी, फुलफिल करेगी। तो अगर इनएडिक्वेट है तो यहाँ पे यूटेराइन मसल जो है वो इनर्शिया के अंडरगोन चली जाएगी। देन उसके बाद में हम बात करें एक्सेसिव मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे जो प्रोटीन और फैट का जो मेटाबॉलिज्म है वो एक्सेसिवली होता है। तो ड्यूरिंग ग्लूकोजेनेसिस, ड्यूरिंग कब कब होता है, ड्यूरिंग ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ कीटो एसिडोसिस। पहले तो क्या है कि भाई ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो गया, मैक्सिमम ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो गया, फिर वही ग्लाइकोजन जो है वो टूट गई। अब ग्लूकोज की नीड तो पूरी हो रही है लेकिन फिर बाद में और ज्यादा नीड हो गई कि ग्लूकोज और ज्यादा चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में प्रोटीन और फैट का भी क्या होने लग जाएगा, एक्सेसिव मेटाबॉलिज्म होने लग जाएगा, जिससे कि क्या होगा, फिर कीटोएसिडोसिस डेवलप होगा। कीटोएसिडोसिस डेवलप होगा तो उससे क्या होगा कि जो धीरे धीरे जो फ्लूइड लेवल बढ़ रहा था, फ्लूइड के साथ साथ ग्लूकोज का लेवल भी क्या होता जाएगा, हाई लेवल तक चला जाएगा। हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इन मैटरनल ब्लड इंक्रीज फीटल ग्लूकोज लेवल। यहाँ पे जो मदर का जो ब्लड है उसके अंदर अगर ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में फीटस का जो ग्लूकोज लेवल है वो भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और क्या कर सकता है वो फीटस में फीटल हाइपर इंसुलिनिज्म कर सकता है एंड अल्टीमेटली हाइपोग्लाइसीमिया इन द न्यूबॉर्न बेबी। तो ऐसी सिचुएशन में फीटल हाइपर इंसुलिनिज्म हो जाएगा क्योंकि इंसुलिन ज्यादा वर्क करेगा तो बेबी की जो भी ग्लूकोज है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल डाउन चली जाएगी। और बेबी किस सिचुएशन से सफर कर सकता है, हाइपोग्लाइसेमिक सिचुएशन से सफर कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए पेरेंटल इन्फ्यूजन हमें टाइम टू टाइम जो है वो मदर को देना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। In women with very low intake of fluids,
IV supplementation is essential along with small amount of water or diluted fruit juice. The woman continues to maintain the orally, she will not undergo dehydration. ये हम इसलिए करते हैं, IV फ्लूइड क्यों चढ़ा रहे हैं, IV सप्लीमेंटेशन क्यों दे रहे हैं, वेरी लो इंटेक ऑफ फ्लूइड क्यों कर रहे हैं मदर को, कि मदर को क्यों कह रहे हैं कि आपको थोड़ा थोड़ा मात्रा में ही आपको लेना है फ्लूइड, आपको प्रॉपर्ली जो है फ्रूट जूस वगैरह भी आपको लेने हैं जो कि प्रॉपर्ली डाइल्यूटेड हो। तो ये इसलिए कर रहे हैं कि मदर जो है वो डिहाइड्रेशन की कंडीशन में ना जाए। देन उसके बाद में हम बात करें यहाँ पे आईवी कैथेटर अलाउ करेंगे, तो आईवी कैथेटर एंड आईवी कैथेटर अलाउज हर टू मूव द आर्म फ्रीली विदाउट ट्रॉमा to the involved blood vessels and has the best chance of staying in the vein and even if she becomes physically active during labor। अगर मदर फिजिकली एक्टिव है, लेबर के दौरान फिजिकली एक्टिव है, तो वहां पे मदर में क्या करेंगे, आईवी कैथेटर मदर को अलाउ करेंगे, वहां पे आईवी कैथेटर वहां पे मदर के इंसर्ट करना पड़ेगा। आईवी कैथेटर इंसर्ट करेंगे जिससे कि मदर की जो आर्म वगैरह है वो ओनली अपनी अपनी प्लेस पे हो और उनमें प्रॉपरली जो है हम क्या कर सके, मदर को जो है वो पेरेंटल इन्फ्यूजन चढ़ा सके। तो अगर कोई ट्रॉमा की सिचुएशन भी हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में भी हमें क्या करना पड़ता है, आईवी कैथेटराइजेशन करना पड़ता है। ठीक है, ऑब्जर्व फॉर द साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन, और हमें मदर के जो डिहाइड्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स हैं उनको भी क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि मदर जो है वो डिहाइड्रेशन में तो नहीं जा रही है। तो उसके लिए हमें चेक करना है कि मदर के जो लिप्स हैं वो ड्राई है या नहीं है, क्रैक्ड तो नहीं हुए हैं। ठीक है, मदर का जो माउथ है वो ड्राई तो नहीं है, पर्च टंग तो नहीं है, आर नॉट सफिशिएंट टू असेस द डिहाइड्रेशन। ये तो है ही है, ये तो हमें देखना ही देखना है, बट ये सफिशिएंट नहीं है। उसके अलावा हमें यहाँ पे ब्रीथिंग का टाइप भी हमें यहाँ पे मदर का देखना पड़ेगा। ये तो हम देखेंगे ही, क्रैक्ड लिप्स हो गया, ड्राई माउथ हो गया, पर्च टंग हो गया, ये तो हमें देखना ही है। उसके अलावा और क्या देख सकते हैं हम, उसके अलावा हम टाइप ऑफ ब्रीथिंग, मदर जो है वो कैसी जो है वो ब्रीथ ले रही है। सी इज टॉकिंग विद हर कॉन्ट्रैक्शन, और अपने कॉन्ट्रैक्शन के साथ जो है वो मदर कैसे बातचीत कर रही है वो भी हमें यहाँ पे देखना है। मदर के टॉकेटिव नेचर को हमें यहाँ पे देखना है कि मदर एंजियस तो नहीं है, मदर रेस्टलेसनेस की सिचुएशन में तो नहीं है, मदर ज्यादा टायर्ड तो नहीं हो रही है। ये सारा सब कुछ हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। Next one, evaluation thus is based on screen for ketonuria and knowledge of the women's intake by oral or IV on and the loss या output। जो भी हम मदर को प्रोवाइड कर रहे हैं, आईवी फ्लूइड प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, या तो ओरली दे रहे हैं या फिर आईवी दे रहे हैं, तो उसका इनटेक और आउटपुट भी प्रॉपर्ली हमें क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, उसके अलावा कीटोन यूरिया की भी यहाँ पे हमें क्या करवानी है, स्क्रीनिंग करानी है कि वहाँ पे कीटोन बॉडीज जो है वो यूरिन के अंदर जो है वो वहाँ पे लेस अमाउंट में है या हाई अमाउंट के अंदर है, वो भी हमें वहाँ पे कंसिस्टेंसी देखनी चाहिए। उसके अलावा जो यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो भी हमें वहाँ पे क्या करनी चाहिए, चेक करनी चाहिए, यानी कि प्रॉपर यूरिनरी कंसिस्टेंसी हमें चेक करनी चाहिए। उसके अलावा हम बात करें यहाँ पे ब्लैडर केयर की, तो ब्लैडर केयर में क्या करना है, ब्लैडर केयर में जो मदर का जो ब्लैडर केयर है वो कैसे करेंगे, एनकरेज द वीमन टू द एम्प्टी हर ब्लैडर, मदर को एनकरेज करेंगे कि आपके ब्लैडर को आपको क्या करना है, फ्रिक्वेंटली आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेज एक्टिव फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या करना है, एम्प्टी रखना है, एम्प्टी करके रखना है। मैक द इवाल्युएशन, वहाँ पे इवाल्युएशन करेंगे फॉर द डिस्टेंशन ऑफ द ब्लैडर, कि ब्लैडर जो है वो डिस्टेंडेड तो नहीं है, फूला हुआ तो नहीं है, ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट इनटू द ट्रू पेल्विस कंप्रेस द यूरिनरी ब्लैडर। तो कई बार क्या होता है कि जो ब्लैडर होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा, जैसे कि ये यूट्रस है, यूट्रस के सामने की तरफ यहाँ पे ब्लैडर हो गया, ये पीछे की तरफ रेक्टम हो गई। तो कई बार क्या होता है, ब्लैडर बहुत ज्यादा डिस्टेंडेड होता है, तो ऐसी सिचुएशन में ये क्या करता है, यूट्रस के ऊपर क्या करता है, प्रेशर अप्लाई करता है, प्रेशर डालता है। ठीक है, तो मैक द इवैल्यूएशन फॉर द डिस्टेंशन ऑफ द ब्लैडर ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट इनटू द ट्रू पेल्विस, कंप्रेस द यूरिनरी ब्लैडर। कई बार ये भी होता है
कि अर्ज रहती है मदर को, तो अर्ज की सिचुएशन में क्या होता है कि जो प्रेजेंटिंग पार्ट है जो यूट्रस के अंदर ग्रो हो रहा है, कई बार उसके मूव होने की वजह से भी क्या होता है कि यूट्रस जो है वो कई बार अपोजिट यानी कि ब्लैडर के ऊपर प्रेशर डालता है, तो मदर को अर्ज ज़्यादा रहती है। तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि मदर जो है वो बेड वेटिंग भी कर दे। तो ऐसी सिचुएशन में मदर को पहले ही एनकरेज करके रखना है कि आपको अपना ब्लैडर जो है वो फ्रिक्वेंटली जो है वो क्या करना है, एम्प्टी करना है। It is most likely that even with 100 ml of the urine distension occur। मोस्ट लाइकली देखा जाए तो मोस्टली जो है वो 100 ml तक यूरिन जो है वो मदर में जो है मोस्टली जो डिस्टेंशन होता है वो 100 ml ऑफ यूरिन के नेचर में रहेगा ही रहेगा। इट इज विजिबल अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस, जो कि हमें सिम्फाइसिस प्यूबिस के अबव दिखाई देगा। देन उसके बाद में हम बात करें यहाँ पे डिस्टेंडेड के प्रिकर्सर्स की, तो डिस्टेंडेड जो ब्लैडर है उसके प्रिकर्सर के नेचर में हमें प्रिकर्सर का जो नेचर है वो हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, कौन कौन सी सिचुएशन में देखने को मिलता है, यानी कि जो डिस्टेंडेड ब्लैडर की जो सिचुएशन है वो कौन कौन से चीज़ों के अंदर, कौन कौन से प्रोसीजर्स के अंदर हमें पहले ही देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आता है वो आता है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। अगर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर और प्रोलॉन्ग लेबर के जो केस हैं, ऐसी सिचुएशन में हमें जो है वो डिस्टेंडेड ब्लैडर जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ब्लैडर कैसा रहेगा, यहाँ पे फुल रहेगा, ठीक है। तो ऐसा फुल ब्लैडर प्रिवेंट्स डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट। अब ये फुल ब्लैडर क्या कर रहा है, ये बचा रहा है जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट है उस प्रेजेंटिंग पार्ट को डिसेंड होने से बचा रहा है। तो ये हमेशा क्या करता है, प्रोग्रेस ऑफ लेबर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, इम्पेड कर देता है। तो जिससे कि लेबर प्रोसेस जो है वो 18 घंटे से ज़्यादा भी जो है वो चली जाती है। देन दूसरा जो पॉइंट है वो आता है एटोनिसिटी ऑफ द यूटेराइन वॉल। जो यूट्राइन वॉल्स हैं उनमें टॉन प्रॉपरली नहीं आ पाती है, तो डिस्टेंडेड ब्लैडर जो है वो भी क्या करता है, जो यूट्राइन कैपेसिटी है, जो उसकी कॉन्ट्रैक्शन की जो कैपेसिटी है, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये रिस्क भी जो है वो रहता है मोस्टली, मेनली देखा जाए तो पीपीएच के केस में ऐसा देखने को हमें मिलता है। थर्ड वन आता है डिफिकल्टी इन डिलीवरिंग द शोल्डर। जो शोल्डर है, बेबी के शोल्डर है, उस समय जो है वो बेबी के शोल्डर डिलीवर नहीं हो पा रहे हैं प्रॉपरली। तो ऐसी सिचुएशन के समय भी हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है, ब्लैडर जो है वो फुल देखने को मिल सकता है, जो कि बेबी के डिसेंट प्रोसेस के अंदर क्या करेगा, इंटरफेयर करता है। डिसेंट प्रोसेस में इंटरफेयर करेगा तो बेबी जो है प्रॉपरली रोटेट नहीं हो पाएगा, रोटेट नहीं हो पाएगा तो शोल्डर रोटेशन नहीं होगा, शोल्डर रोटेशन नहीं होगा तो बेबी के शोल्डर जो है वो डिलीवर नहीं हो पाएंगे। thereby decreases space to the accommodate in the true pelvis। लास्ट वन आता है कॉम्प्लिकेशंस। ये कॉम्प्लिकेशंस राइज आउट होते हैं डिस्टेंडेड ब्लैडर के, इंक्लूड इट्स एटोनिसिटी, जब टॉन नहीं है, मदर की जो यूट्राइन वॉल्स हैं उनमें टॉन नहीं है, और टॉन कब नहीं रहेगी, मोस्टली जो है वो हेमरेज की कंडीशन में जो है वो टॉन नहीं रह पाती है। उसके अलावा यूरिनरी स्टैसिस हो गया, अल्टीमेटली इन्फेक्शन हो गया अगर कोई अदर इन्फेक्शन है। उसके अलावा दैट मे बी ट्रैवल टू द यूरेटर एंड किडनीज, ठीक है, अगर कोई इन्फेक्शन जो है वो वहां से ट्रैवल करके यूरेटर और किडनी से ट्रैवल करके और सीधा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आ गया तो यूरिनरी स्ट्रेसेस होने के चांसेस रहते हैं। उसके अलावा पेन वगैरह हो गया, उसके अलावा डिस्कम्फर्ट हो गया ड्यूरिंग लेबर। तो ये सिचुएशन जो है वो हमें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हमें देखने को मिल सकती हैं, और पोस्टपार्टम पीरियड के अंदर मोस्टली हमें हेमरेज जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। तो वो सारा मैनेजमेंट जो है हमें करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि मिडवाइफ जो है उसको मिडवाइफ कैसे इंस्पेक्ट करेगी मदर के एब्डमन को। तो द मिडवाइफ शुड इंस्पेक्ट द एब्डमन। जो मिडवाइफ्स हैं उनको क्या करना चाहिए, मदर के एब्डमन को क्या करना चाहिए, इंस्पेक्ट करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए फॉर द प्रेजेंस ऑफ फुल ब्लैडर की सिचुएशन में वाइल असेसिंग फीटल वेलबींग। क्यों करना चाहिए, जिससे कि हमें पता लग जाए कि फीटस जो है वो प्रॉपरली वेल है या नहीं है। A distended bladder appears to be bulging just above the symphysis pubis।
डिस्टेंडेड ब्लैडर की सिचुएशन में कई बार क्या होता है कि हम जब पाल्पेट करके फील करते हैं तो ब्लैडर जो है हमें सिम्फाइसिस प्यूबिस के अबव रीजन में यानी कि ऊपर की तरफ बल्जिंग के रूप में यानी कि थोड़ा सा उठा हुआ उभरा हुआ दिखाई देता है। इट में एक्सटेंड टू द एम्ब्लिकस इन एडवांस्ड केसेस ऑफ फेल्योर इन एम्प्टिंग द ब्लैडर। कई बार ऐसे सिचुएशन में ये जो है वो एडवांस सिचुएशन में अम्बिलिकस के रीजन तक भी चला जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो है ब्लैडर फेल नहीं हो पाता, ब्लैडर जो है वो एम्प्टी नहीं हो पाता है। तो एम्प्टी नहीं हो पाएगा तो उसकी जो फंक्शनल प्रॉपर्टीज हैं वो कैसी हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं एम्प्टी होने की। एम्प्टी नहीं होगा, फिर वो एम्प्टी नहीं होगा यानी कि अर्ज भी नहीं आ रही है, मदर को अर्ज भी नहीं हो रही है और ब्लैडर जो है वो फुल्ली क्या है, डिस्टेंडेड है। तो अप्लाई ऑल मेजर्स टू मेक हर वॉइड सच एज, क्या मेजर्स अब करना चाहिए, मदर को एनकरेज करना चाहिए कि थोड़ा बहुत चलें फिरें कुछ डिस्टेंस में। उसके अलावा ओरल फ्लूइड जो है एडमिनिस्टर करने चाहिए। ठीक है, क्या हो सकता है कि उससे ज़्यादा अर्ज आ जाए मदर के। ठीक है, ओपन द टैप, द रनिंग वाटर स्टिमुलेट्स द डिजायर टू द वॉइड। ठीक है, टैप वगैरह को हमें चेक करना चाहिए कि वो प्रॉपरली अगर क्लोज हैं तो उसको क्या करना चाहिए, ओपन करना चाहिए, जिससे कि जो भी वाटर वगैरह जो रुक रखा है, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है वो क्या हो जाए, ओपन हो जाए और वाटर जो है वो बाहर आ जाए। रिपोर्ट द मैटर टू द ऑब्स्टेटिशियन, कोई भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है और ज़्यादा तो ऑब्स्टेटिशियन और सीनियर पर्सन्स को बताना चाहिए। एंड टेक ए डिसीजन टू कैथेटराइज द वीमन, और डिसीजन लेना चाहिए कि भाई वीमन को अब कैथेटराइज किया जाए, कैथेटराइजेशन किया जाए। And the decision to do the catheterization should be based on the severity of the distension. कैथेटराइजेशन कब करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी। अगर मदर बहुत ज़्यादा डिस्टेंट, ब्लैडर जो है मदर का जो एब्डमन है वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, एकदम टेंडर सिचुएशन में है, और हमने जब इंस्पेक्ट करके चेक, इंस्पेक्शन और पाल्पेशन से चेक किया तो उस समय अगर हमें दिख रहा है कि वहाँ पे ब्लैडर बहुत ज़्यादा डिस्टेंडेड है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, हमें कैथेटराइजेशन करना ही चाहिए। तो पहले सीवियरिटी का पता लगाएंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, कैथेटराइजेशन करेंगे। देन उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, कैथेटराइजेशन। कैथेटराइजेशन में क्या क्या करेंगे, तो डिस्टेंडेड ब्लैडर की सिचुएशन में कैथेटराइजेशन करेंगे। तो कैथेटराइजेशन कई बार ये भी हो सकता है कि भाई कैथेटराइजेशन करते वक्त क्या हुआ कि यूरिनरी ब्लैडर डैमेज हो गया, तो यूरिनरी ब्लैडर डैमेज होने की वजह से यूटीआई के चांस बढ़ जाते हैं, तो इसका भी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो डिस्टेंडेड ब्लैडर की सिचुएशन में जब हम कैथेटराइजेशन करते हैं तो ये क्या कर सकता है, यूरिनरी ब्लैडर को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं लेबर के दौरान। तो ऐसी सिचुएशन में हमें कुछ सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रख करके हमें ये प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहिए। पहला कि हमें प्रॉपर स्टेराइल ग्लव्स जो है वो हमें पहनने चाहिए। यूज प्लास्टिक डिस्पोजेबल कैथेटर, जो आजकल प्लास्टिक डिस्पोजेबल कैथेटर्स आते हैं उनका यूज करना चाहिए, मेटल के यूज नहीं करने चाहिए। उसके अलावा जो टिप ऑफ कैथेटर है वो यूरेथ्रा में इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें यहाँ पे कि देयर में भी डिफिकल्ट इन एडवांसमेंट ऑफ द कैथेटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फीटल हेड। कई बार हो सकता है कि फीटल हेड की प्रेजेंस की वजह से ब्लैडर में वो जो कैथेटर है वो क्या नहीं हो पाए, इंसर्ट नहीं हो पाए। तो हो सकता है कि कुछ एडवांस्ड क्राइटेरिया में हमें यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने को मिले। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में जो जो हमने ग्लव्स पहनने के बाद में जो हमारी जो 4 फिंगर्स हैं, 4 फिंगर्स को, हमारी जो लेफ्ट हैंड की जो 4 फिंगर्स है, लेफ्ट हैंड की 4 फिंगर्स को एंटीरियर वेजाइनल वॉल, एंटीरियरली वेजाइनल वॉल के ऊपर हमें क्या करना चाहिए, इंसर्ट करना चाहिए। और हमने जो यूरिनरी कैथेटर राइट हैंड से प्लेस किया है, यूरिनरी कैथेटर जो हमने यूरेथ्रा के अंदर जो प्लेस किया है, उसकी जो टिप है, उस टिप को हमें क्या करना चाहिए, लेफ्ट हैंड से जो हमारी 4 फिंगर्स है उसको क्या करना चाहिए, फील करना चाहिए। देन उसके बाद में क्या करेंगे, देन उसके बाद में जो धीरे धीरे उसको क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे पैरेलल टू द फिंगर और ऑफ द लेफ्ट हैंड। जैसे जैसे लेफ्ट हैंड को हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड की 4 फिंगर्स को क्या करेंगे, थोड़ा हल्का हल्का धीरे धीरे क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे और फील करते हुए उसको जो यूरिनरी कैथेटर है उसको भी क्या करेंगे, पैरेलल फिंगर के पैरेलल क्या करेंगे, उसको मूव करवाएंगे फॉरवर्ड।
एंड ग्रेजुअल इट विल बी इन द राइट प्लेस विदाउट इंजरिंग टू द यूरेथ्रा। बिना किसी इंजरी, यूरेथ्रा की कोई इंजरी ना हो तो वहां पे बिना किसी इंजरी अगर वहां पे ना हो तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, राइट प्लेस पे क्या करना चाहिए, उस कैथेटर को वहां पे सिचुएट करना चाहिए। देन उसके बाद में हम बात करें कि प्रेशर कहाँ अप्लाई करना है। अप्लाई अपवर्ड प्रेशर ऑन द फीटल हेड। हमें जो हमने हैंड इंसर्ट किया था, लेफ्ट हैंड इंसर्ट किया था, उसी से हम क्या करेंगे, जो फीटल हेड है उसके ऊपर क्या करेंगे, अपवर्ड प्रेशर थोड़ा सा अप्लाई करेंगे, जिससे कि थोड़ा सा जो बर्थ कैनाल है वो थोड़ी क्या हो जाए, थोड़ी वाइड हो जाए। और वाइड होगी तो थोड़ा सा जगह मिल जाएगी यूरेथ्रल, और जो मीटस है यूरेथ्रल मीटस से कैथेटर को इंसर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कैथेटर को फर्दर एडवांसमेंट के लिए भी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फीटल हेड के ऊपर क्या करना पड़ेगा, प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। देन उसके बाद में ड्रेन आउट करा के चेक करेंगे कि यूरिन ही है क्या। तो अगर हमने प्लेस कर दिया है, यूरिनरी कैथेटर प्लेस करने के बाद में क्या करेंगे, ड्रेन आउट चेक करेंगे, जो भी फ्लूइड आ रहा है वो प्रॉपरली यूरिन ही है या और कुछ है। ऑब्जर्व द यूरिन फॉर कलर। कलर से उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, अमाउंट देखेंगे, और उसके अलावा अगर कोई एबनॉर्मलिटी है तो वो भी वहां पे ऑब्जर्व करेंगे। अगर एबनॉर्मलिटी आती है, अगर कोई ब्लड वगैरह आ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, कैथेटर को रिमूव करना चाहिए, जिससे कि मदर जो है वो क्या हो सके, कंफर्टेबल हो सके। देन उसके बाद में हम बात करें यहाँ पे यूरिन टेस्टिंग की। तो यूरिन टेस्टिंग हमें करानी चाहिए, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के द्वारा ये परफॉर्म की जाती है। तो यूरिन टेस्टिंग जो है वो हमें क्या करानी चाहिए, जब हम मदर को लेबर वार्ड में लेके आते हैं तो उसी समय हमें क्या कराना चाहिए, यूरिन टेस्टिंग कराना चाहिए। यूरिन टेस्टिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज, ये कीटोन बॉडीज को बताएगी, कीटोन बॉडीज को बताएगी। कीटोन बॉडीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या कराना पड़ेगा, यहाँ पे यूरिन टेस्टिंग कराना पड़ेगा फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर। ट्राई टू ऑब्टेन ए क्लीन कैच स्पेसिमेन, वहां पे जो है वो एकदम क्लियर स्पेसिमेन, क्लीन कैच स्पेसिमेन जो है हमें वहां पे लेना चाहिए यूरिन टेस्टिंग के लिए। जहां पे हम एक जो यूरिन कंटेनर होता है, स्मॉल कंटेनर होता है, उसके अंदर हमें क्या करेंगे, मदर के यूरिन को क्लीन कैच स्पेसिमेन वहां पे लेंगे और उसको क्या भिजवाएंगे, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए लेबोरेटरी में भिजवाएंगे, और कीटोन बॉडीज को पता करेंगे कि वहां पे कीटोन बॉडीज जो है, मदर के जो यूरिन है, मदर के यूरिन में कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट है तो कितनी है, लो अमाउंट में है या हाई अमाउंट में है, वो भी हमें वहां पे क्या करना है, चेक करना है। देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ लो लेवल कीटोन बॉडीज प्रेजेंट इन द यूरिन। तो हम वहां पे देखेंगे कि किसी तरीके का कोई लो लेवल नहीं है कीटोन बॉडीज का यूरिन के अंदर, एज द वीमन माइट हैव अंडरगोन एक्सॉशन, और मदर जो है वो एग्जॉस्ट हो रही है, बिल्कुल कैसी हो रही है, रेस्टलेसनेस सिचुएशन में है, ठीक है, एंड डिस्ट्रेस ड्यू टू डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन की वजह से डिस्ट्रेस सिचुएशन में है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो रहा है मदर के, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। तो ऐसे सिचुएशन में फिर मदर को क्या करना पड़ेगा, हमें फ्लूइड वगैरह चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर एग्जॉस्ट सिचुएशन में है, मदर बहुत ज्यादा फेंटिंग सिचुएशन में जा रही है, बेहोशी की सिचुएशन में है, रेस्टलेसनेस है, डिहाइड्रेशन हो रहा है मदर को, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो रहा है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, मदर को पेरेंटल इन्फ्यूजन चढ़ाना पड़ेगा। मेंटेन द हाइड्रेशन, हाइड्रेशन यानी कि मदर के हाइड्रेशन को क्या करना है, हमें मेंटेन करना है। मेंटेन द हाइड्रेशन बाय एडमिनिस्ट्रिंग आईवी इन्फ्यूजन इन सच केसेस। द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन इंडिकेट्स एल्बुमिन्यूरिया। हाउएवर, यहाँ पे कुछ प्रोटीन भी यहाँ पे क्या करेगी, प्रोटीन भी हमें यहाँ पे क्या करना है, यूरिन के अंदर चेक करना है। तो यूरिन के अंदर हम एल्बुमिन यूरिया को हम यहाँ पे क्या करेंगे, एल्बुमिन लेवल को पता करेंगे कि कितना है यूरिन के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद में ट्रेसेस ऑफ एल्बुमिन फाउंड ऑन टेस्टिंग ऑफ द यूरिन आफ्टर द रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हैज नॉट मच रिस्क। अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती हैं, रप्चर होने के बाद में अगर हम देखते हैं कि वहाँ पे ट्रेसेस ऑफ एल्बुमिन जो है हमें अगर यूरिन के अंदर मिलता है तो कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें उसको क्या करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। द प्रेजेंस ऑफ फीवर
along with यूरिन टेस्ट पॉजिटिव। अगर यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आता है तो ऐसी सिचुएशन में अगर हमें दिखता है कि जो है मदर को फीवर भी है और एल्बुमिन जो है यहाँ पे क्या करेगा, इंडिकेट करेगा कि भाई यूटीआई है या नहीं है, तो वहाँ पे मदर कि यूटीआई का पता कैसे चलेगा? मदर की यूटीआई का एक तो एल्बुमिन से पता चलेगा और उसके अलावा मदर को क्या आ रहा है, फीवर आ रहा है, तो यहाँ पे यूरिन टेस्ट जो है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। देन उसके बाद में ऑब्जर्व करेंगे मदर को कि शी एम्प्टीज हर ब्लाडर रेगुलरली, कि प्रॉपरली जो है हर 2 घंटे के अंतराल से वो प्रॉपरली जो है वो अपना ब्लैडर एम्प्टी कर पा रही है या नहीं कर पा रही, तो वो भी हमें क्या करना है, वहाँ पे मदर के ब्लैडर के एम्प्टीनेस की जो असेसमेंट है वो भी हमें वहाँ पे क्या करनी है, मेंशन करनी है और उसकी रिकॉर्डिंग भी रखनी है। A bladder containing about 150 ml of the urine can be felt above symphysis pubis। तो मोस्टली above symphysis pubis जो है 125 ml तक जो है वो ब्लैडर इतना डिस्टेंडेड तो होना ही चाहिए, ठीक है। इट विल हैव सॉफ्ट फ्लक्चुएटिंग कंसिस्टेंसी, यहाँ पे हमें सॉफ्ट फ्लक्चुएटिंग कंसिस्टेंसी हमें यहाँ पे दिखाई देगी। ओवर डिस्टेंडेड ब्लैडर फॉर्म्स ए स्मूथ राउंड टेंस और स्वेलिंग, और जहाँ पे जो ओवर डिस्टेंडेड नेचर में रहेगा अगर ब्लैडर, तो ऐसे सिचुएशन में हमें देखने को मिलेगा कि वहाँ की जो स्किन है वो कैसी रहेगी, एकदम स्मूथ रहेगी, राउंड रहेगी, टेंसिव नेचर में रहेगी, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड रहेगी। उसको फील करके चेक करेंगे तो वहाँ पे मदर को पेन फील होगा। उसके अलावा क्या हो सकती है, स्वेलिंग वगैरह भी हो सकती है। देन उसके बाद में इसमें लास्ट पॉइंट आता है, द अपर मार्जिन हैज ए वेरी डेफिनेट डिप्रेशन एंड ऑफनली मिस्टेकन फॉर द बेंडल्स रिंग। ये मोस्टली ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के केस में हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। कई बार ओवर डिस्टेंडेड की वजह से बेंडल्स रिंग देखने को मिल सकती है, तो ये ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के केस में देखने को मिलेगा। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे जब ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का टॉपिक डिस्कस करेंगे तब। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे बॉवल केयर की। तो बॉवल केयर में क्या करेंगे, बॉवल केयर में अभी हमने डिस्कस कर लिया बॉवल केयर को। नेक्स्ट हम मूव करते हैं केयर एंड कंफर्ट मेजर। केयर एंड कंफर्ट मेजर के लिए हमने बात की कि भाई यहाँ पे मदर को जो वो क्लीन रखना है, ठीक है, और क्लीन एंड ड्राई, प्रमोट कंफर्ट, जिससे कि मदर जो है वो कंफर्ट रह सके, और एनकरेज रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन के लिए मदर को एनकरेज करेंगे, और उसकी कोई भी अगर इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है, अगर हो रहा है तो उसको प्रॉपरली जल्दी से जल्दी ऑब्जर्व करके उसका ट्रीटमेंट करेंगे। देन उसके बाद में मदर के फीकल मटेरियल, जो बेबी का जो एमनियोटिक स्टेटस है वो भी हमें यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है। एमनियोटिक फ्लूइड को चेक करना है। मदर की कैरेक्टरिस्टिक्स शो जो कि हम लेबर पेन्स के दौरान यहाँ पे में देखते हैं वो भी हमें यहाँ पे क्या करनी है, असेस करनी है, ठीक है। और अगर कोई सॉल्यूशन वगैरह कम या ज़्यादा हो रहे हैं तो उसको मेंटेन करना है। देन उसके बाद में हम बात करें कि बात जो है वो मदर को प्रोवाइड करनी चाहिए। बात के लिए हमें क्या करना चाहिए, मदर को क्लीन रखना चाहिए, रिलैक्स रखना चाहिए, ठीक है, और मोस्टली जो है मॉडरेटली वार्म और कोल्ड वाटर के साथ हमें बात देनी चाहिए, ठीक है। तो ये मदर को एनकरेज करेंगे। ये सब पर्सनल हाइजीन के अंदर आता है, तो ये सब बताने की चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन मदर को पता नहीं हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें कि यहाँ पे अगर स्पंज बात अगर हम दे रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में स्पंज बात का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर स्पंज बात दे रहे हैं तो स्पंज बात के सिचुएशन में एम्पुलेशन क्या रहेगा, कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें कि मिडवाइफ्स जो हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, वो क्या करना चाहिए, उनको गाउन वगैरह को जो है वो प्रॉपरली जो है वो वियर करना चाहिए। उसके अलावा रिप्लेस द सॉइल्ड बेड शीट और ओनली द ड्रॉ शीट विद द क्लीन वन, ठीक है। अगर कोई भी ड्रॉ शीट है, बेड शीट वगैरह है, अगर वो सॉइल्ड हो चुकी हैं तो उसको क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। ये एक नॉर्मल पर्सनल हाइजीन के अंदर आता है। उसके अलावा जो हॉस्पिटल हाइजीन है उसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, जैसा कि सॉइल्ड बेड शीट हो गया, ड्रॉप शीट को वहाँ पे तुरंत जो है वो क्या करवाना चाहिए, क्लीन करवाना चाहिए। मदर के जो भी प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको क्या कराना चाहिए, प्रॉपरली शेव वगैरह कराना चाहिए, ठीक है। अगर कोई ब्लीडिंग हो रहा है, कोई डिस्चार्ज हो रहा है तो उसको भी क्या कराना चाहिए, कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करके उसको क्या करवाना चाहिए, मदर को पैड वगैरह लगा करके और उसको नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
तो इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोसीजर के रिगार्डिंग। तो प्रोसीजर के रिगार्डिंग भी जो है वो यहाँ पे मोस्टली यूजफुल प्रोसीजर्स अगर परफॉर्म करते हैं तो उस समय बैक और एब्डोमिनल रबिंग जो है वहाँ पे करते हैं। कई डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं जिससे कि मदर को आसानी से कंफर्ट वगैरह फील हो सके। कोई पेन वगैरह है तो उसको उसके रिलैक्सेशन के लिए भी हम मदर को क्या कर सकते हैं, मसाज थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं, बैक रब वगैरह दे सकते हैं। उसके अलावा अगर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान मदर को हेडेक वगैरह हो रहा है, पेन हो रहा है, तो उसको भी हमें क्या करना चाहिए, रिलीव करना चाहिए। एंड प्रेशर, कई बार क्या होता है कि फीटल हेड की वजह से प्रेशर पड़ता है मदर के जो मदर का जो वॉर्म है, तो वहाँ पे क्या पड़ता है, कई बार प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ता है मदर के पेल्विक एरिया पे, कई बार प्रेशर पड़ता है, पेल्विक डायाफ्राम पे प्रेशर पड़ता है, तो उसकी वजह से मदर को बहुत ज़्यादा पेन से गुजरना पड़ता है। ठीक है। और क्या हो सकता है, तो यहाँ पे पेन मैनेजमेंट जो है हम यहाँ पे करना चाहिए। उसके अलावा जो है हम क्या कर सकते हैं, अगर मदर के इंटरनल प्रेशर आ रहा है स्पाइन के ऊपर, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मदर को वहाँ पे हम उस प्रेशर, उस पेन को मेंटेन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मदर को एक्सटर्नली बैक रब यहाँ पे दे सकते हैं, बैक मसाज दे सकते हैं। देन उसके बाद में हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट कि मसाज जो है वो प्रॉपरली आइडेंटिफाइड होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपरली हेल्थ केयर प्रोवाइडर के थ्रू ही दी जानी चाहिए। ये कुछ यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर में मैंने बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए हैं, तो आप देखते रहिए, कंटिन्यू करेंगे इसी